Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. We are doing Polity series of M. Lakshmikant and today we are going to do the part 2 of the chapter 7. तो पहला पार्ट अपलोड हो गया था एंड डू चेक इट आउट गाइस. आज हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके होंगे चैप्टर 7 का एंड उसके बाद वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन चैप्टर्स. अब यहाँ से जो है एक्चुअली में आपका पॉलिटी स्टार्ट होना शुरू होगा आफ्टर द सिटीजनशिप बिकॉज आफ्टर दिस you will be going to read about the fundamental rights and basic structures and stuffs like that. That is very much going to be relevant in your mains as well as prelims. So without wasting any more minute, let's begin with the chapter. तो हमने पहले हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, जिसमें आप एक्विजिशन और आप सिटीजनशिप अगर छोड़ना चाहो, लूज़ करना चाहो तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स है. तो 6 प्रोविज़न्स हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था एंड यहाँ से हम आगे के प्रोविज़न्स को कंप्लीट करने वाले हैं. दैट इज़ प्रोविज़न 7 हमें कहता है कि स्पेशल प्रोविज़न एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम. तो जो सिटीजनशिप चाहते हैं इंडिया में एंड वो इंडिया में आए हैं बाई by migrating from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan. तो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जैसे हमारा जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 का है, बट इन 2019 एन अमेंडमेंट वाज मेड इनटू दैट एक्ट एंड इट एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जिन्होंने इंडिया में एंटर किया है कब से, बिफोर 31 दिसंबर 2014 से, एंड हु हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 एंड द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. इसका मतलब ये है कि जैसे तो इन्होंने कहा कि जिन्होंने इंडिया में एंटर किया है या तो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, ठीक है, और जो एग्जेम्प्टेड है एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया से, ठीक है, एक्ट ऑफ 1920 एंड द फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946, ठीक है. तो इन एक्ट्स के द्वारा अगर आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं पड़ रहे, आप इससे एग्जेम्प्टेड हो, उस कैटेगरी में आते हो, तो आप पर ये प्रोविज़न्स लागू हो सकते हैं एंड यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप. जैसे कि पहला प्रोविज़न है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू सच अ पर्सन ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस फॉर द रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, ठीक है. जो रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन हमने पहले पढ़ रखा है, उन क्वालिफिकेशंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इट is a discretion of the central government that they can grant you the certificate of registration or the certificate of naturalization, ठीक है. तो वैसे पर्सन को जिन्हें ये क्वालिफिकेशन जो फुलफिल करेंगे उन्हें ग्रांट किया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, और वो सिटीज़न बनेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ हीज एंट्री इनटू इंडिया, ठीक है. वो सिटीज़न कहलाएंगे जब से वो इंडिया में हैं, ओके. कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग, दूसरा प्रोविज़न है कि एनी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है अगेंस्ट सच अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप शैल स्टैंड अबेट ऑन द कन्फर्ममेंट ऑफ सिटीजनशिप टू हिम. तो कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो चल रही थी उन पे अगेंस्ट देम रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल माइग्रेशन, कि उन्हें इलीगल माइग्रेशन या इलीगल सिटीजनशिप करार दिया जा रहा था, तो वो अब हट जाएगा द मोमेंट यू फुलफिल or you get the certificate of naturalization or citizen, that registration, okay. फिर these special provision are not applicable to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram और त्रिपुरा. तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस है वो ट्राइबल एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं है. कौन कौन से एरियाज़ में? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो 4 ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडिंग जो कि 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके. तो द एरिया कवर्ड अंडर द इनर लाइन, जो इनर लाइन के अंडर जो एरिया आता है नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, उस पे भी ये लागू नहीं होता है. तो जो
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंडर जो एरियाज़ आते हैं उस पर ये चीज़ें, ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप उस एरिया में हो, असम, मेघालय या वहाँ पे हो, तो यू वॉन्ट कम अंडर दिस 7th प्रोविज़न। बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, माइग्रेंट्स जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे थे और जो इंडिया आए थे विदाउट वैलिड पासपोर्ट या अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट की नेसेसिटी होती है, अगर आप उसके बिना आए थे और आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से बिलोंग करते हो या इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर आप आए थे पासपोर्ट वगैरह लेके बट वो अब एक्सपायर हो गया है, वो रिगार्ड किए जाएंगे एज इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। और उन्हें इन एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप, मतलब आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप इन एलिजिबल करार दिए जाओगे अंडर प्रोविजंस रिस्ट्रिक्शन फॉर नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इन 2015 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया द स्टेट माइग्रेंट फ्रॉम द एडवर्स पीनल कंसिक्वेंसेज ऑफ पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट ऑफ 1920। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि उन्हें इन एलिजिबल करार दिया जाएगा, वो 2015 में हटा दिया गया। एंड यू नो फॉरेन एक्ट, ये जो एंट्री टू इंडिया एक्ट था और फॉरेन एक्ट ऑफ 1956 था, इससे इन माइग्रेंट्स को इनसे हटा दिया गया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया। एंड सब्सिक्वेंटली 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको एलिजिबल भी करार दिया फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा टू स्टे इन इंडिया, ठीक है। ये इंडिया में रह सकते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, उसके लिए एलिजिबल है। विद द एनैक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, इन सेड माइग्रेंट्स को एलिजिबल कर दिया गया फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो 2015 में इन्हें किसके लिए एलिजिबल किया गया था? इन्हें एलिजिबल किया गया था फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा टू स्टे इन इंडिया, बट अब ये सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 10, 2020। तो ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 2019 में, बट इट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 10, 2020। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेकर क्या प्रोविजंस, अभी तक जो हम पढ़े थे वो एक्विजिशन को लेकर पढ़े, लॉस को लेकर अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इसने 3 वेज दिए हैं फॉर लॉस ऑफ सिटीजनशिप। या तो आपने एक्वायर किया है अंडर दिस एक्ट, प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विज रेनंशिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिवेशन। वो 3 प्रिस्क्राइब्ड 3 वेज हैं, रेनंशिएशन त्याग, टर्मिनेशन आपको टर्मिनेट कर दिया गया, और डिप्रिवेशन यानी आपको डिप्राइव कर दिया गया। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको फुल एज मीन्स 18+ है और फुल कैपेसिटी में है, मानसिक रूप से भी वो कैपेबल है, तो कैन मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ अनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। अगर आप 18+ हो, आप मेंटली स्टेबल हो, आप आराम से अपने सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकते हो, त्याग सकते हो, ठीक है। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिक्लेरेशन, the person ceases to be a citizen of India. The moment you register yourself that you are now not going to be a citizen of India, you are renouncing the citizenship. आप citizenship खो देते हो। And however, if such a declaration is made during a war, अगर किसी war के दौरान आपने ये declaration किया है जिसमें इंडिया इंगेज था, its registration shall be withheld by central government. तो उस टाइम ये registration नहीं लिया जाएगा, उस टाइम उसे withheld किया जाता है, उसे अपने पास रख लिया जाता है, रोक लिया जाता है, ठीक है। फर्दर, व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन लूजेस इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। द मोमेंट यू, अगर आपने त्याग दिया, आपके जो भी माइनर चाइल्ड होगा वो भी अपने सिटीजनशिप को खो देगा, ठीक है। हाउएवर, व्हेन सच अ चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ 18, द मोमेंट योर चाइल्ड विल गेट अडल्ट, तब ही शी विद इन 1 ईयर रेज्यूम कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, ओके। अब टर्मिनेशन का प्रोविज़न है कि जब इंडियन सिटीज़न वॉलेंटरली, मतलब अपने होशो आवाज़ में, ठीक है, कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेज, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप को ऑफ एनी अनदर कंट्री। आपको ज़बरदस्ती किसी कंट्री ने अपनी सिटीजनशिप को थोपा नहीं है, आप खुद अपनी मर्ज़ी से अगर किसी सिटीज़न, किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करते हो, देन यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम बीइंग एन इंडियन सिटीजन। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इट डज़ नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज। अगर आप इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है एंड देन आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पर ये विथहेल्ड हो जाएगा वापस से,
ये अप्लाई नहीं होगा ड्यूरिंग अ वॉर, एंड द सेम वॉज डन एट द टाइम ऑफ द रेनशिएशन ऑल्सो। बाय डिप्रिवेशन में कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरी टर्मिनेशन करते हैं इंडियन सिटीजनशिप का अगर सिटीजन ने ऑब्टेन किया है सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर आप किसी फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप को ऑब्टेन करते हो और आप पकड़े जाते हो तो ऑब्वियसली आपके सिटीजनशिप आप खो दोगे, आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी शो करते हो तब। अनलॉफुल ट्रेड करते हो, कम्युनिकेट करते हो एनिमी से ड्यूरिंग वॉर, तो ऑब्वियसली आप सिटीजन कहलाने के लायक नहीं हो, सो यू विल बी डिप्राइव्ड। Citizen has within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years, ठीक है। वो सिटीज़न जो 5 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो सिटीज़न बने थे वो 5 साल के अंदर अगर इम्प्रिजेंट हो जाते किसी भी कंट्री में 2 साल के लिए, तो उनके सिटीजनशिप से उन्हें डिप्राइव कर दिया जाता है। एंड द सिटीजन हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अब 7 साल से अगर आप लगातार इंडिया से बाहर हो तो मान लिया जाता है कि आप अपने नहीं हो, आपको बाहर ही ज़्यादा मौज मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप बाहर ही रहो, आप सिटीजनशिप अपने खो दोगे, ठीक है। नाउ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सेटअप किया था हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डिस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल एम सिंघवी, ठीक है। एल एम सिंघवी के चेयरमैनशिप में इंडियन डिस्पोरा को हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डिस्पोरा को स्टैब्लिश किया, सेटअप किया एंड मैंडेट किया कि कमेटी कंडक्ट करे कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑन द ग्लोबल इंडियन डिस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम। तो जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं अदर कंट्रीज़ में, उनके साथ एक मेजर दे वांटेड दिस कमिटी टू रिकमेंड सम मेजर्स फॉर अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद दोज पीपल, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन्स हैं या जो बाहर रह रहे हैं। तो कमेटी ने अपने सबमिट किया रिपोर्ट को जनवरी 2002 में और रिकमेंड किया अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ताकि ग्रांट किया जा सके डुअल सिटीजनशिप टू पर्सन। तो ये कमेटी ने डुअल सिटीजनशिप की बात कही थी, ओके, ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज, ठीक है। मान लो ये जो रिकमेंडेशन थी वो हर कंट्री पे लागू नहीं होती, कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ को उन्होंने कहा कि अगर कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ हैं ऑब्वियसली जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स है तो उनको डुअल सिटीजनशिप लेने दिया जाए। अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 को मेड किया गया फॉर द प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय PIOS, दैट इज PIOS मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, दिस इज PIOS। और OCI क्या हुआ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्वायर करोगे आप ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कौन एक्वायर कर सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज अदर दैन पाकिस्तान। तो 6 ऐसे स्पेसिफाइड कंट्रीज थी जहाँ पे आपको डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न 2003 के एक्ट में देखने को मिला बाय द कमिटी, LM सिंघवी चेयरमैन जो थे उनके थ्रू, एंड पाकिस्तान इसमें से एक्सक्लूडेड था और बांग्लादेश भी एक्सक्लूडेड था। इट ऑल्सो ओमिटेड ऑल द प्रोविज़न रिकॉग्नाइजिंग और रिलेटिंग टू कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। तो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के भी प्रोविजंस को इसने ओमिट कर दिया था। लेटर फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2005 में और इसने एक्सपैंड किया स्कोप ऑफ ग्रांटिंग ऑफ OCI फॉर PIOS ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्ला। अब ये जो 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज थी इसको एक्सपैंड करके ऑल द कंट्रीज घोषित कर दिया इंडिया ने एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, as long as their home countries allow dual citizenship under their local laws। तब तक जब जैसे कि अब हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ होता, बट हमने कर दिया कि ठीक ओवरसीज़ को कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए ताकि वो हमसे थोड़ा जुड़ाव अभी भी महसूस करे, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल भी हमसे नहीं जुड़े, बिकॉज आखिरकार वो है तो हमारी कंट्री के ओरिजिन, उनके माता पिता या दादा दादी तो हमारी देश में जन्मे थे, तो कुछ तो फ़र्ज़ बनता है हमारा भी कि हम उन्हें अपने से जोड़े रखें। तो इसलिए डुअल सिटीजनशिप का एक स्पेशल प्रोविज़न ऑब्वियसली बनाया गया ताकि उनसे एक रिलेशनशिप बना रहे कि वो डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे अलाउ होता है, ठीक है।
यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि OCI इज़ नॉट एक्चुअली अ डुअल सिटीजनशिप्स एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी आर्टिकल 9। तो ये जो OCI होंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये डुअल सिटीजनशिप के अंडर नहीं आएंगे। देखो बात तो है कि स्ट्रक्चर तो डुअल सिटीजनशिप वाला ही है, आप उनको खुद से जोड़ने के लिए तो वही काम कर रहे हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं कि डुअल सिटीजनशिप के अंडर आता है, क्योंकि इंडिया इस प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है, यू नो, बाय ऑल मीन्स। तो इसीलिए कहा जाएगा कि वो ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड वो एक्चुअली में बिलोंग उस कंट्री से करते हैं, बट दे आर आर ओरिजिन। ओके, ऐसा कहने की बात है, इसलिए इसे डुअल सिटीजनशिप को कैटेगराइज नहीं किया गया, इसे डुअल सिटीजनशिप का ठप्पा नहीं दिया गया। अगेन हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, जिसमें मॉडिफाई किए गए प्रोविजंस पर्टेनिंग टू OCI इन द प्रिंसिपल एक्ट। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्ट मतलब होता है कि सबसे पहला एक्ट जो हुआ था उस एक्ट में कुछ मॉडिफाइड प्रोविजंस किए गए OCI के लिए, एंड इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, अब उनको कार्ड होल्डर बनाने की बात हुई। ठीक है, बाय मर्जिंग PIOS कार्ड स्कीम एंड OCI कार्ड स्कीम। तो ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम है उसे OCI कार्ड स्कीम के साथ मर्ज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बनाया जा रहा था। तो PIO कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था August 9, 2002 में, और उसके बाद OCI कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था December 2, 2005 में। तो दोनों ही स्कीम को पैरेलली रन किया जा रहा था, इवन द OCI कार्ड स्कीम हैड बिकम मोर पॉपुलर। ठीक है, OCI कार्ड स्कीम ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। दिस वाज कॉजिंग अननेसेसरी कन्फ्यूज़न हो रहे थे, OCI कौन है एंड POI कौन है। तो OCI और PIO में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो इन्होंने इसको मर्ज कर दिया एंड दे मेड इट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस के वजह से जो भी दिक्कत हो रही थी उनको फैसिलिटेट करने के लिए इसको सिंगल स्कीम में बदल दिया गया। ठीक है, नाउ हेंस अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 को इनैक्ट किया गया नाउ, एंड PIO स्कीम वाज रिसाइंडेड January 9, 2015, and it was also notified कि all existing PIO card holder shall be deemed to be OCI card holder after January 9, 2015। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अब जो OCI और PIO थे वो अब सेम थे। ठीक है, दिस इज नाउ इज कॉल्ड एज OCI कार्ड होल्डर्स। ठीक है, अब ये एक टर्म का कोई मतलब बन ही नहीं रहा था, फालतू का कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा था, दोनों को मर्ज करके एक ही कार्ड होल्डर बना दिया गया इन्हें। ठीक है, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में नोमेनक्लेचर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को चेंज करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बनाया एंड मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द प्रिंसिपल एक्ट, जो कि हमने देख लिया। अब ये प्रोविजंस क्या बने नए नए, ये हम देखेंगे। जैसे पहला प्रोविज़न था रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करेगी एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, एनी पर्सन फुल एज एंड कैपेसिटी जो कि सिटीजन है ऑफ अनदर कंट्री लेकिन सिटीजन था इंडिया का एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो बाद में जाके बन गया है किसी और कंट्री का सिटीजन, बट ही वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, now who is citizen of another country but was eligible to become a citizen of India at the time of the commencement of the constitution। ठीक है, बस इसमें कौन दो स्टेट्स नहीं आता है, कौन दो कंट्रीज़ नहीं आती है, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। अदरवाइज़ आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आपने उसे सिटीजनशिप होल्ड कर रखी है, एंड कभी भी आप अगर सिटीज़न रहे होगे एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उस कमेंसमेंट के बाद, तो आप सिटीजनशिप कार्ड होल्डर को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, फिर जो सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री हैं लेकिन बिलोंग करते हैं टेरिटरी, जो पार्ट बन गया इंडिया का आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो वो भी कार्ड होल्डर बन सकते हैं, जो कि चाइल्ड हैं या ग्रैंड चाइल्ड हैं या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ऐसे सिटीज़न के, तो वो भी कार्ड होल्डर बन सकते हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन से रिलेट करते हैं जो। ठीक है, नाउ अ पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन मेंशन्ड अबव क्लॉज ए। ठीक है, जो माइनर चाइल्ड है क्लॉज ए का, क्लॉज ए में हमने पढ़ा था क्या कि जो 4 ये फुलफिल कर रहे हैं वो पर्सन
सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, और जो ये 4 प्रोविज़न फुलफ़िल करने वालों के माइनर चाइल्ड्स होंगे वो भी कार्ड होल्डर बन सकते हैं। अ पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड है और जिनके दोनों पेरेंट्स सिटीज़न थे इंडिया के, या कोई एक पेरेंट थे सिटीज़न इंडिया के, तो वो भी कार्ड को होल्ड कर सकते हैं। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया या स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिनका मैरिज रजिस्टर्ड किया गया या सबसिस्टेड है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आप रजिस्टर कराते हो तो उस टाइम पे अगर ये बोला गया कि जो फॉरेन ओरिजिन के सिटीज़न हैं ऑफ इंडिया, ठीक है, मान लो आप इंडिया के हो लेकिन आपने किसी फॉरेनर से शादी की, ठीक है, या फिर स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका जो मैरिज है और आपका मैरिज जो एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए रजिस्टर्ड है फॉर 2 years, नॉट लेस दैन 2 years, अगर आप रजिस्टर्ड हो इंडिया के मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर, तो आप प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन तो आप बन सकते हो, ठीक है, कार्ड होल्डर बन सकते हो। लेकिन एक पर्सन जो कि इधर और हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और या ऐसी अदर कंट्रीज एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि उन्हें एलिजिबल ना किया जाए रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को, तो आपको नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है फॉर बीइंग अ कार्ड होल्डर। आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या कोई भी पर्सन इस इन कंट्रीज से बिलोंग करेगा, तो बिकॉज दीज कंट्रीज आर नॉट आर फ्रेंडली कंट्री, ठीक है, इनके साथ हमारे कॉर्डियल या फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, तो इसी वजह से इन्हें कार्ड होल्डर नहीं बनाया जाता है। फिर कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, ये दूसरा प्रोविज़न है कि एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को एंटाइटल किया जाए उन राइट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जिस से स्पेसिफाई करती है ऑन देयर ओन बिहाफ। दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 7.1, ठीक है, अंडर सीरियल नंबर 7। दूसरा, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है, एक ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है उसे ये फॉलोइंग राइट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगी, जैसे इनको राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैटर ऑफ पब्लिक 16 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 58 जैसे जो कि एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, इनको नहीं मिलेगा। कार्ड होल्डर एक्चुअली में सिटीजन तो नहीं है ना, हमारे डुअल सिटीजनशिप तो हमने अबॉलिश करके रखा है, तो वो बस एक कार्ड होल्डर है, मतलब उनको बस एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप हमने दे के रखा है, जैसे कि दूर की मौसी का लड़का हो गया, वो ऐसा सीन है। Now he shall not be eligible for election as vice president, Article 66. He shall not be eligible for appointment as a judge of Supreme Court, Article 124. And he shall not be eligible for appointment as a judge of High Court, Article 217. तो इन आर्टिकल्स के थ्रू, मतलब इन आर्टिकल्स के जो राइट्स है वो अवेल नहीं कर सकता है जो कार्ड होल्डर्स है, ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवेल करते हैं, ठीक है, इनको इंटाइटल नहीं किया जाए फॉर रजिस्ट्रेशन एज वोटर, ये एलिजिबल नहीं होंगे फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते हैं, ये एलिजिबल नहीं हो सकते हैं फॉर देम, एंड नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, या किसी भी ऐसे अफेयर में जो यूनियन और स्टेट के अंडर आता है, ठीक है, उनके सर्विसेज के अंडर आता है, तो ये पर्क्स इन्हें नहीं मिलते हैं, इंश्योरिंग कि डुअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं हो रहा है। रिनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक है, अब ऐसे छोड़ने की बात है तो एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एक डिक्लेरेशन बना सकता है कि वो अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्टेटस को छोड़ सकता है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन रजिस्टर करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके बाद वो आराम से छोड़ देगा। नाउ वेयर पर्सन सीजर्स टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर, तो जो स्पाउस होते हैं उनके फॉरेन ओरिजिन के जो स्पाउस है जिनसे उन्होंने शादी की है, ठीक है, और उनके सारे माइनर चाइल्ड भी सीज हो जाते हैं टू बिकम एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, तब जैसे आपने छोड़ा तो आपके ऑटोमेटिकली जो माइनर चाइल्ड है और आपकी जो पत्नी या पति हैं वो उनके भी जो अगर उन्होंने कार्ड होल्ड किया हुआ होगा तो उनके भी सारे रनाउंस्ड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, कैंसिलेशन कैसे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन जो कि ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है, और ये कुछ प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग की
ऑब्टेन अगर उन्होंने बाई फ्रॉड किया है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया है, यानी मटेरियल पैक्ट के थ्रू किया है, तो उनको छोड़ना होगा, उनके कैंसिल कर दिए जाएंगे। डिसअफेक्शन करते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, तो भी उनको छोड़ना होगा। फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया अगर किसी वॉर के दौरान एंगेज ड्यूरिंग एनी वॉर विद इंडिया में एंगेज अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेट करते हैं एनिमी से, तो उनको भी निकाल दिया जाएगा, उनको भी बोल दिया जाएगा कि आप अब नहीं बन सकते। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस दैन 2 years। और 2 साल का अगर आपको या 2 साल से ज़्यादा का आपको इम्प्रिजनमेंट मिलता है जस्ट विद इन 5 years अगर आप रजिस्टर्ड हो एज ए इंडियन कार्ड होल्डर, और जस्ट उसके पास, तो मतलब देख रहे हो सेम चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे पढ़ी थी जब आपको डिक्लेयर ये कर दिया गया था द एक्ट के थ्रू, आपको जब निकाला जा रहा था आपको सिटीजनशिप। जैसे 3 कैटेगरीज थे उसमें, एक था रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन था आई थिंक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो जो थर्ड वाला था वो चीज़ें, वो प्रोविजंस काफ़ी सिमिलर है। एंड ओवरसीज सिटीज़न कार्ड होल्डर जो है वो वॉयलेट करते हैं किसी भी प्रोविज़न ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को, या प्रोविज़न ऑफ एनी अदर लॉ जो कि स्पेसिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी हटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेसेसरी टू डू सो इन इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद एनी फॉरेन कंट्री और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जनरल पब्लिक के लिए या फिर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए या किसी फॉरेन कंट्री के रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए, अपने इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए आपका सिटीजनशिप छीन लेना चाहिए, आपको ये जो कार्ड होल्डरशिप दिया गया है उसको छीन लेना चाहिए, तो वो आराम से छीन सकते, क्योंकि जिसने दिया है उसके पास पूरा हक है लेने का। फिर मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अगर डिज़ोल्व होता है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ या हैज़ नॉट बीन डिज़ोल्व बट ड्यूरिंग द सब्सटेंशन ऑफ सच मैरिज ही हैज़ सोलेमनिट मैरिज विद एनी अदर पर्सन, ठीक है। अगर आप किसी और से शादी कर लेते हो या फिर आपका डिज़ोल्व हो जाता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ जब आप, तो फिर ऑब्वियसली जो आपका स्पाउस है उसका कार्ड होल्डर, अब तो वो आपका पति या पत्नी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका कार्ड होल्डर अब वो नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपसे जुड़कर उसे मिला था या आपको उससे जुड़कर मिला था तो आपके पास नहीं रहेगा। तो कैंसलेशन होने से पहले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको सुनने की, ठीक है। उन कैंसिल करने से पहले उनको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाता है, और इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से, ओके। सो दिस वॉज इट गाइस, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। एंड ये कुछ टेबल्स है जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सो यू कैन स्किप देम। अदरवाइज़ अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली बिल्कुल ज़रूर, अच्छी बात है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को मेमोराइज अगर कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा, because it is going to help you only. So that's it guys, thank you, and hope to meet you soon again in the next video with chapter 8. तो धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू मोटिवेट अस ऑल्सो टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।